वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेस फैमिली के सभी लोगों का फेसबुक लाइव में निमंत्रण है। रोजाना की तरह शाम 8 बजे 7 नवंबर 2020 को उपस्थित हो गया है उदय कुमार मन्ना और आप लोगों से बातचीत करने के लिए और एक सकारात्मक ऊर्जा भारत में फैलाने के लिए। जी हाँ, ये हम लोगों का संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लोग रोजाना फेसबुक लाइव कर रहे हैं। 86वां फेसबुक लाइव का ये अंक है और आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सकारात्मक गीत जो आरजेएस का सॉन्ग है उससे कार्यक्रम की कई बार शुरुआत की जाती है, तो आज भी इसी से शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो इस तरह से न केवल एक जन आंदोलन हो बल्कि राजनीति के द्वारा इस देश में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि सकारात्मक होती हैं। और सीधा आज 7 नवंबर की बातचीत जो है एक ऐसे प्रक्षेपण से करना चाहेंगे जो कि देश के लिए गौरव की बात है। आप सभी का मस्तक और सीना चौड़ा हो सकता है। ऐसी बात हुई है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का पोस्ट है। और चूंकि अब सूचना क्रांति के दौर में राष्ट्रपति जी का पोस्ट सीधा पहुंच रहा है, तो आपने भी कंग्रेचुलेट किया है इसरो के वैज्ञानिकों को और किस तरह से प्रक्षेपण हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह देश के लिए गौरव की बात है और इसी प्रक्षेपण से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि यूएसए, लग्जमबर्ग और लिथुआनिया से EOS 01 और 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को राष्ट्रपति जी ने बधाई दी है। कोविड-19 के संकट के बीच ये महत्वपूर्ण लॉन्च हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की क्षमता, दृढ़ता और लचीलापन को दर्शाता है। राष्ट्रपति महोदय कहते हैं EOS 01 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो कृषि, वन और आपदा प्रबंधन के समर्थन में अनुप्रयोगों को मजबूत करेगा। देश को गर्व है पूरी इसरो टीम पर। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का यह मैसेज जो है आप लोगों तक पहुंचाया गया, क्योंकि गर्व करने का ये दिन है कि इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो अपने देश में कृषि, वन और आपदा इस तरह के कामों में जो उपग्रह मदद कर सकता है उसकी एक वानगी भी देखिए और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ये देखिए उपग्रह का प्रक्षेपण किस तरह से हुआ। 1 0 Ignition. You have just launched a majestic liftoff of PSLV C-49 carrying EOS 01 with 9 co-passenger satellites, and the range operations director has confirmed the liftoff and that the performance of PS-1 is normal. जी हाँ, अभी आपने देखा प्रमोचन यान का लिफ्ट ऑफ बहुत ही सामान्य तरीके से बढ़ता हुआ और ये गर्जना करता हुआ आकाश में। तो इस तरह से राष्ट्रपति जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C49 रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 और 9 अन्य जो उपग्रह हैं उसका प्रक्षेपण किया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। अब आज के बारे में अगर चर्चा करें तो एक कविता भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। RJS स्टार विजया भारती जी जो लोक गायिका हैं और उन्होंने भेजा है। विजया भारती जो RJS अवॉर्डी हैं, NDMC कन्वेंशन सेंटर में आपको सम्मानित किया गया था। RJS स्टार फैमिली अवार्ड दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी और विजया भारती जी को RJS स्टार फैमिली का खिताब दिया गया था। आपने एक कविता भेजा है तो उसको आप तक साझा करते हैं। विजय भारती जी लिखती हैं, गुलाबी मौसम सुहाना आ गया, गुलाबी मौसम सुहाना आ गया, प्यार का रंगी जमाना आ गया। ठंड से सिहरन बदन में हो चली, ठंड से सिहरन बदन में हो चली, मन को यूं ही गुनगुनाना आ गया। बसंती आहट भी आने लग गई, प्रीत जोड़ों को निभाना आ गया। शराबी सी ये फिजा, शराबी सी ये फिजा होने लगी, बिन पिए ही लड़खड़ाना आ गया। अब के मौसम गुल खिलें, अब के मौसम गुल खिलें, गुलजार हो, आ गया दिन आशिकाना आ गया। धन्यवाद विजया भारती जी। आप कविता भी लिखती हैं और ख़ास करके भोजपुरी गीतों गायिका हैं, लोक गायिका हैं, जानी मानी लोक गायिका हैं। तो इस तरह से RJS फैमिली को भी विजया भारती जी पे गर्व है। और आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से एक निवेदन आज भी करना चाहेंगे रोज़ाना की तरह, क्योंकि पार्थ सारथी थपलियाल साहब RJS स्टार अवॉर्डी और वरिष्ठ और लेखक पार्थ सारथी थपलियाल जी ने सलाह दी है RJS फैमिली को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, RJS फैमिली में लाएं और फेसबुक लाइव में कमेंट्स करें। ये कमेंट्स जो हैं यूट्यूब पे चले जाते हैं और आपके नाम के साथ आपके विचार जो हैं पूरी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें। दिन भर में जो भी सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस विषय पे चर्चा हो रही है उसी पे कमेंट करें। विषयवार विविध हो सकते हैं। सकारात्मक फेसबुक लाइव में हर विषयों को टच किया जाता है, तो अपने अपने हिसाब से आप कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसकी चर्चा फिर थोड़ी देर में की जाएगी। बातें बहुत सारी हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो IIMC के महानिदेशक हैं, अब क्या है कि सारी चीज़ें अब डायरेक्ट जो है, पहले अखबारों में वो कटिंग आती थी, पत्रकार उसको अपने हिसाब से छापा करते थे कि संजय द्विवेदी जी ने ये कहा, लेकिन अब सीधा फेसबुक का और व्हाट्सएप ग्रुप का ये कमाल हो गया है। सूचना क्रांति का ये दौर बहुत तेजी से आगे चल गया है। अब टेलीविज़न चैनल पर भी कोई न्यूज़ की कवरेज आप सुनते थे तो क्षणिक होती है, क्षणिक न्यूज़ आती है। रेडियो और दूरदर्शन देख लीजिए, टेलीविज़न तमाम हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिलती थी, तो आप समझ नहीं पाते थे कि उनका कहना जो था, कई लोग समझ पाते थे, कई लोग नहीं। ये हमारी एक सीमित समय में ही वो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ता है, तो या फिर अखबारों में जो है जगह सीमित रहती थी। लेकिन अब पूरी की पूरी प्रेस रिलीज जो है अब सामने आ जाती है। तो संजय द्विवेदी जी ने जो साझा किया है आपको रूबरू कराते हैं और आप देखिए। आज की ये पोस्ट है संजय द्विवेदी जी की। के लिए जरूरी है कस्टमाइज लर्निंग मॉड्यूल। जी जी जो पूरी प्रेस रिलीज है, तो आप कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स भी है। तो ये सूचना क्रांति के दौर में जो और भी बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते अब जैसे संजय द्विवेदी जी की पूरी प्रेस रिलीज आ गई है सामने, तो बातों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या क्या अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बिहार में चुनाव कवरेज कर रहे हैं। बिहार में आज अंतिम चरण का चुनाव था, मतदान था, और क्या हुआ मतदान में हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन आप तो चश्मदीद हैं उस चुनाव की,
तो आप 4 लाइन 5 लाइन में चुनाव की एक व्याख्या संक्षेप में कर सकते हैं। और आइए संजय द्विवेदी जी क्या कहते हैं वो एक बार आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ गया है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी है कस्टमाइज लर्निंग मॉड्यूल। प्रोफेसर द्विवेदी विद्या भारती से तकनीकी प्रशिक्षण सत्र में बोले आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर द्विवेदी। ऑनलाइन एजुकेशन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए कस्टमाइज लर्निंग मॉड्यूल तैयार करने होंगे जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हों। यह विचार भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर द्विवेदी ने शुक्रवार को यानी आज विद्या भारती द्वारा आयोजित आचार्य तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन समारोह का आयोजन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र लखनऊ में पेश किया गया। समारोह में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ के महानिदेशक श्री एल वेंकटेश्वरलू मुख्य अतिथि के तौर पर एवं इकाना स्पोर्ट्स सिटी के निदेशक श्री संजय सिन्हा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आयोजन में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर जयप्रताप सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार व्यक्त किए। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख श्री सौरभ मिश्रा भी कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्षता के तौर पर बोलते हुए अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि विद्या भारती माध्यम से लोगों को जोड़ने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो समाज और देश हित में कार्य कर सकें। हमें पूरी दुनिया को अपने ज्ञान और कौशल से परिचित कराना है। संजय द्विवेदी जी का एक बार और मैं अंडरलाइन कर देता हूं। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि विद्या भारती ने तकनीकी के माध्यम से लोगों को जोड़ने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो समाज और देश हित में काम कर सकें। हमें पूरी दुनिया को अपने ज्ञान और कौशल से परिचित कराना है। प्रोफेसर द्विवेदी के मुताबिक आज जब सोशल डिस्टेंसिंग नया नियम बन गई है और स्कूल एवं शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, तब शिक्षा के शब्दकोश में डेस्क, कुर्सी और पेंसिल की जगह कंप्यूटर और कनेक्टिविटी लेते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि की है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के अनुसार आमने सामने पढ़ाई में छात्र जहां 8 से 10% बातें याद रख पाते हैं, वहीं ई लर्निंग ने याद रखने की दर बढ़ाकर 25 से 60% तक कर। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि तकनीक के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में हम जिस क्रांति की कल्पना करते थे, आज ऑनलाइन एजुकेशन के ने इस कल्पना को साकार करके शैक्षिक क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया है। अब इस पर आप लोग विचार अपने अपने व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु से शेख वहाब साहब भी जुड़े हुए हैं और एस डोगरा साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेख वहाब साहब तो हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। आरजेएस फैमिली से सभी जुड़े हुए हैं। मयंक जी जुड़े हुए हैं और कि संजय चौहान जी, जो कि बिहार में इलेक्शन भी कवर करने गए थे। संजय चौहान जी, आपसे निवेदन है कि आप चश्मदीद वहाँ के चुनाव कवरेज में थे। आरजेएस फैमिली आरजेएस स्टार है, बल्कि आप डोगरा साहब भी आरजेएस स्टार हैं और आप लोग भेजिए। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के 2021 के भेंट करता है। भारत राम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और अशोक कुमार शर्मा जी जो हैं वो राष्ट्रीय आरजे हैं और आरजेएस स्टार हैं। हरीश कुमार शर्मा जी अभी जुड़े हैं, शिक्षक हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। पीताम्बर मनोज जी भी जुड़े हैं। तो पीताम्बर मनोज जी भी देश हित में काम करते हैं और जो अपने राजीव दीक्षित जी हैं उनके विचारों को लेकर विचार क्रांति के तौर पे आगे आ रहे हैं। तो जय हिंद और वंदे मातरम। आप सभी लोगों को नमन है, वंदन है कि फेसबुक लाइव को हम लोग, क्योंकि हम लोग जल्द ही 100वां एपिसोड जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो चर्चा चल रही थी, तो इसमें और एक जो अध्ययन आया है उसमें बताया गया है कि 25 से 60% तक जो है वो ई लर्निंग ने याद रखने की दर को बढ़ा दिया है। अब इससे कितना आप सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये बातें चल रही हैं, ये चल रही हैं बातें कि हमारा भविष्य जो है शैक्षणिक संस्थाओं में वो आगे का क्या होने जा रहा है।
कोविड-19 ने सिखा दिया है। और दोनों ही चीज अच्छी होती है, कोई चीज मदद करती है। जैसे कंप्यूटर, ये कहा जाता था कि पुस्तकें जो हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि पुस्तकों को आगे प्रमोट करने में जो ई बुक्स हैं वो मदद करेंगी। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, और मदद तो खैर करनी ही चाहिए। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, और संजय द्विवेदी जी ने भी कहा कि देश हित की बात की उन्होंने। अगर देश हित का ख्याल है तो निश्चित रूप से वंदे मातरम और जय हिंद जो है अपने आप वो निकलने लगते हैं। लेकिन सिर्फ बातें ही नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़ना भी तो एक बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत ही आनंद आता है। आप किसी की मदद करके देखिए, आप किसी को दान देकर देखिए। ये प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति को अगर मानते हैं आप, सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों ने कहा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या पूरे 25 राज्यों में हम लोग हैं, लेकिन मदद कितना कर पा रहे हैं? तो स्वैच्छिक किस तरह से करते हैं, इसके लिए जो है एक सकारात्मक भवन की कल्पना की गई है, आरजे सकारात्मक भारत भवन। उस पर काम चल रहा है, उसको आगे जल्द ही आप लोगों के सामने कुछ पेश किया जाएगा। और दूसरा ये कि सकारात्मक सूचना केंद्र जो है, और पहले हम लोग इसका नाम सहायता केंद्र रख रहे थे। जैसा आप जानते हैं, पहले आपने देखा होगा कि आरजे सकारात्मक सहायता केंद्र, तो उस पर फिर क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इसीलिए सूचना केंद्र जो है, पार्थ सारथी थपलियाल जो अपने आरजेएस स्टार हैं, उन्होंने ये सलाह दी, और ये सलाह झटपट मान ली गई कि हम लोग सकारात्मक सूचना केंद्र स्थापित करेंगे पूरे जिलों में। उसकी एक वानगी जो फेसबुक पे देखा होगा, तो ये इस तरह के पोस्ट किया गया था। 3 नवंबर को ये पोस्ट है संभवतः, ये जी हाँ, आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया एक जी, तो ये आपको बताना चाहेंगे। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया में एक परिवार को शास्त्री नगर दिल्ली में 1 या 2 रूम सेट जो @6,000 पर मंथ या 8,000 पर मंथ के हिसाब से जो कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से ग्रुप में डाल दिया गया था कि पर मंथ के हिसाब से आप लोग देखिए और बताइए। आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र दिल्ली, ये सब तक पहुंचा गया था, फेसबुक पर डाला गया था। और आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र दिल्ली, तो ये प्रायोगिक तौर पर पहली बार जो है एक कल्पना की गई कि किसी को अपने आरजेएस फैमिली में चाहिए था, तो ये डाली गई। आज उन्होंने पोस्ट किया, ये दीपक श्रीवास्तव जी ने आज ये पोस्ट किया। आरजेएस के संयोजक श्री उदय मन्ना जी के नेतृत्व में शास्त्री नगर में घर बिना कमीशन के सहयोग से मिल गया, यानी कमीशन नहीं देना पड़ा, मिल गया। सकारात्मक सूचना केंद्र की पहल आरजेएस फैमिली के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया। हम संजय सिन्हा जी, दीपक श्रीवास्तव जी लिखते हैं, हम संजय सिन्हा जी, नरेंद्र धवन जी और श्रीमती मधु वर्मा जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पहल के प्रारंभ से लेकर आज तक जो सहयोग हमें मिला है, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं और आशान्वित हैं कि आप लोगों का यह सहयोग लोगों के लिए और बढ़ाता रहेगा। ये दीपक श्रीवास्तव जी को मकान मिल गया है, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन दिया है और आप तक उसे मैंने साझा कर दिया है। तो सकारात्मक सूचना केंद्र का यही है कि हम लोग 25 राज्यों में हैं, हम लोग अपने अपने एफर्ट्स करते हैं, तो थोड़ा सा ये काम भी एक दूसरे के टच में भी रहेंगे। किसी भी आदमी को किसी ऐसी चीज की जिसमें लीगल परमिशन की जरूरत न पड़े, किसी वकील को करने की जरूरत न पड़े, हम लोग आपसी सहयोग से ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए भी कई लोगों ने ये कहा था, ब्लड है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आरजेएस परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं तो वो व्यवस्था कर सकते हैं तो कर देते हैं। ऐसा हुआ भी है। और कई लोगों को नौकरी की ऐसी ज़रूरत थी जिसमें आसानी से वो डिजर्व करते थे और उनको आरजेएस फैमिली के पास भेज दिया गया तो उन लोगों को नौकरी मिल गई। हम लोग आगे किताब में उस चीज़ को लाएंगे आगे
कि आर्थिक तौर पर भी, जैसे एनडीएमसी में हम लोगों ने कलाकारों को, पत्रकारों को आर्थिक सहयोग, जिसको सहयोग राशि के रूप में हम लोगों ने दिया था, उससे गांधी पीस फाउंडेशन में जब कार्यक्रम हुआ था तो एक पत्रकार की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बच्चे छोटे थे, और फिर उनको आर्थिक सहयोग उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुलाकर, और गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में जब कार्यक्रम किया गया था, जय हिंद जय भारत किया गया था 2017 में, तो उनको आर्थिक सहयोग के रूप में एक छोटी भी करते रहे हैं। तो इस दिशा में एक सहायता जो है ये पहुंचाना जो है ना आरजेएस करेगा, और आरजेएस फैमिली के लोगों को तैयार रहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मुहिम जो है समाज नीति को मजबूत करने के लिए, हर चीज के लिए सरकारों की तरफ देखना। सरकारों के पास ढेर सारे काम हैं, वो सकारात्मक राजनीति करें, वो जनता को जितनी सुविधाएं दे सकती हैं, बड़े बड़े फंड हैं उनके पास चाहिए। लेकिन आरजेएस फैमिली जो है ना, ये सभी लोगों को अपना परिवार मानती है। अब इस परिवार के उत्थान में ही आपका उत्थान हो जाए, आपके अगले भविष्य, जो अगली पीढ़ी है वहां तक। इसीलिए आप लोग अपने अपनों को, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ कर रखें, क्योंकि आप अगर सकारात्मक बनते हैं लेकिन आपके आसपास का वातावरण अगर सकारात्मक नहीं है तो आपको अनईजी महसूस होगा, क्योंकि आपके सोचने का लेवल कुछ और होगा और परिवार के सोचने का लेवल कुछ और होगा। बातों को अब जो फेसबुक लाइव पे होती हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक संस्कारित करने का ये अभियान है, ये आंदोलन है 5 साल से। सिर्फ पैसे कमाना ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, पैसे कमाना, लेकिन संस्कार के साथ कमाना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो पैसे कमाने का ढंग दे सकती है, लेकिन जो लर्निंग है, जो ये संस्कार दे सकते हैं। जो लर्निंग है, हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के द्वारा हम जो आगे बढ़ने की कोशिश, लोगों को एक संस्कार देता है, समाज से जोड़ने का संस्कार देता है। क्योंकि समाज से कई लोग कट जाते हैं, तो समाज से कटकर जीवन जीना भी वो जी लेंगे, लेकिन वो कोई जीना नहीं है। समाज के साथ जिएं, समाज में विश्वास का माहौल बनाएं, एक दूसरे को आदर करें, और इस तरह से आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जैसे आज एक सकारात्मक सूचना केंद्र, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। सोच जो है वो बहुत बड़ी है कि पूरे भारत में जिलेवार सूचना केंद्र जो है बनाया जाए, और उसी की एक मानगी आज प्रस्तुत की गई, ताकि और लोग इनकरेज होकर हमें सभी लोगों को काम करने का एक अवसर दें, एक समाज सेवा करने का अवसर दें। तो आप तक पहुंचाना जरूरी था। जैसे आप लोगों से कहा गया है कि आप लोग अपनी अपनी वीडियो भेजिए, तो जो लोग भेज रहे हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। उसमें मुझे भी कुछ कहना है, ऐसे करके हम लोग कुछ इसका टॉपिक बना सकते हैं। लेखक मुकेश भटनागर जी, जो इमेजिनेशन और सकारात्मक सोच पर आज उन्होंने वीडियो भेजी है, और संभवतः इन्होंने कोई वेबिनार में भी शामिल थे। तो क्या कहते हैं मुकेश भटनागर जी, जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, सकारात्मक सोच जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम मुकेश भटनागर है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद राम जानकी संस्था और श्री उदय मन्ना जी से मिलने का सौभाग्य मिला, और इनके सदस्यों और दूसरे साथियों से मेरा विचार मैंने सुने और जाने, और दिन प्रतिदिन मेरे में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती गई। आज मैं जिस विषय पे 2 शब्द कहना चाहूँगा वह है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का सकारात्मक सोच से क्या लेन देन है, या कल्पना हमारा जीवन में उसकी क्या भूमिका है। यहाँ मैं छोटी सी एक उदाहरण अपनी ही एक पेंटिंग से कहना चाहूँगा। यह पीछे जो मेरी पेंटिंग है ये लगभग मेरी बनाई हुई 50 साल पुरानी है। इस चित्र में मैंने ये दर्शाया है कि किस प्रकार एक चीता जो है एक हिरण का पीछा कर रहा है, और वह इस प्रकार से एक्शन में दिखाया गया है कि मान लो वह सजीवी हो, और उसकी जो मैंने टेल है इस प्रकार दिखाई है कि चीता अपने टेल के माध्यम से अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा है। यदि वो ऐसा ना करे तो इम्बैलेंस होकर वह इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि वही खुद ही गिर के चोटिल ना हो जाए। तो ये मेरी
कल्पना की सोच थी, जो मुझे लगा कि ये सकारात्मकता को हमें उसमें मदद करती है अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, और हमारे विचार अच्छे ही या किसी उपलब्धि की तरफ जाते हैं, किसी खोज की तरफ जाते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बड़े बड़े आविष्कारों का नाम लूँगा जिन्होंने कल्पना और सकारात्मक सोच के आधार पर मानवता के लिए बहुत अभूतपूर्व आविष्कार किए, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, और मैडम क्यूरी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज मिले उन्हें रेडियम के ऊपर आविष्कार करने के लिए। यह उनकी सोच, कल्पना और सकारात्मकता की ही देन थी कि वह इस प्रकार से आगे बढ़ता हमारे जीवन में बहुत भी कुछ अन्य फायदे भी लाती है, हमारी कल्पना को पंख देती है और हमें एक बड़े किसी भी चीज़ को हमें बड़े नज़रिए से देखने का हमें अवसर प्रदान करती है। हमारे अंदर क्रोध को भी वह कंट्रोल करती है और हमें सबके प्रति सौहार्द का वातावरण अपने अंदर पैदा करती है, जिससे कि भाईचारे में सभी में सकारात्मक सोच से और अच्छी नज़र से देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी हाँ, तो इस तरह से लेखक मुकेश भटनागर जी, जो पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी रहे हैं, उनकी ये पोस्ट और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के ये भेंटकर्ता भी हैं, तो और वीडियो भेज रहे हैं और राम जानकी संस्थान आरजेएस के लिए भेज रहे हैं। ये इनकी सकारात्मकता है और इसके आधार पर हम लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े काम करने में सावधानी भी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ा आदमी बन जाते हैं लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कभी भी आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि कानून के हाथ जो है बड़े लंबे होते हैं और कभी भी आप उस शिकंजे में आ सकते हैं। और हम लोगों ने बाबा का ढाबा की कहानी पहले भी दिखाई थी, जब बाबा को पैसे मिल रहे थे और गौरव वासन ने कैसे उनकी मदद की थी। लेकिन उस कहानी में भी जो नकारात्मकता आ गई कि दोनों ही रो रहे हैं। बाबा ने इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, वासन हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। वासन ने 3.5 लाख रुपए लगभग बाबा को दे दिए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि ढेर सारे पैसे उन्होंने मंगवाए हैं मेरे नाम पे और ये मामला बिगड़ गया। बाबा तो अब बाबा हो गए हैं, अब तो मैनेजर भी रख रहे हैं, अब उनके काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, वो नया कुछ और भी कर रहे हैं, पैसे उनके पास आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसको हम लोगों ने दिखाया था। तो सकारात्मक कार्य करते वक्त भी अपने दिल और दिमाग को जो है वो जागृत रखें, क्योंकि कानूनी पेच अलग होते हैं, भावनाएं अलग होती हैं। तो ये भी कहना हमारा यहाँ बनता है अपने आरजेएस फैमिली से, क्योंकि हम लोग आपस में ही एक राय मशवरा करके सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो आगाह इसलिए भी किया जा रहा है कि आप अच्छे काम तो कीजिए, लेकिन कोई ऐसे अच्छे काम मत कर दीजिए जिसमें कानूनी पचड़े में आप पड़ जाएं। और पत्रकारिता की अगर बात करें तो अभी पत्रकारिता को लेकर काफ़ी दो फाड़ में देश बट गया। कोई कहता है कि ये पत्रकारिता से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस पर इस तरह से पुलिसिया दबाव या कानून का दबाव इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो दो फाड़ में देश इस बारे में वो कर रहे हैं। यहाँ पर फोटो जर्नलिस्ट शेखर कुमार घोष ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, पत्रकार और रिपब्लिक इंडिया के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी जी का परिचय साझा किया है। परिचय अर्णव गोस्वामी जो है आज पहले भी थे, आप देखते रहते हैं उनको, लेकिन जिस तरह से करवा चौथ के दिन हुआ था घटना उनके साथ, तो उस पर अब मैं आ रहा हूँ अर्णव गोस्वामी, जो आज बहुत चर्चित नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है जर्नलिज्म पत्रकारिता जगत में, एडिटर इन चीफ था। कौन है अर्णव गोस्वामी, इसके बारे में मैं छोटा सा आपको बताता हूँ जो मेरा जानकारी है। अर्णव गोस्वामी, उनका पूरा नाम है अर्णव रंजन गोस्वामी। नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है आसाम, उस आसाम में डिस्ट्रिक्ट का गुवाहाटी में उनका जन्म हुआ था। उनका एजुकेशन शुरू हुआ था केंद्रीय विद्यालय से। उनका कॉलेज शुरू किया था एंथोनी कॉलेज नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से दिल्ली आए, हिंदू कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और यहाँ पे सोशियोलॉजी से उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया।
फॉरेन डिग्री, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर उन्होंने डिग्री लिया और उसके बाद फिर इंडिया में वापसी आए और यहाँ पे अपना काम शुरू किया था पत्रकारिता में। कहाँ से शुरू किया था? उन्होंने प्रथम इंडिया में वेस्ट बंगाल का कलकत्ता में सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस उस जमाना में था, अभी भी है, आनंद बाजार ग्रुप, जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं एबीपी ग्रुप, जिसमें मल्टी प्लेटफॉर्म था। उसमें एक था टेलीग्राफ, जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर छपता था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट किया था टेलीग्राफ में फर्स्ट जॉब उन्होंने करने के बाद उन्होंने फिर कलकत्ता से किया, दिल्ली में उन्होंने एनडीटीवी में ज्वाइन किया था, जो प्रणय रॉय, उस जमाना पे एनडीटीवी बहुत बड़ी एक न्यूज़ चैनल था, उसमें काम करना एक 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 बड़ी बड़ी बात होता, वहां पे उन्होंने अपना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइन किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जो बहुत बड़ी पब्लिकेशन हाउस है, हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। नाउ न्यूज चैनल एंड टाइम्स ईटी नाउ करके एक बिजनेस चैनल पे उन्होंने एडिटर इन चीफ होके अपना कार्यभार संभाला। 2016 में उन्होंने टाइम्स ग्रुप को छोड़ा और 2017 में उन्होंने रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक न्यूज चैनल उन्होंने लॉन्च किया। उन्हें एडिटर इन चीफ के पद में है। उनका कुछ शोज बहुत फेमस है, जिसमें आपको मालूम है जो टाइम्स नाउ पे उनका कुछ स्लॉट था, और यहाँ पर भी ही वॉज उसका अर्नब जी के बारे में एक छोटा सा चीज और भी बताता हूँ। जो रामनाथ गोयंका का अवार्ड है, जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसमें उनको सम्मानित किया गया था। दूसरा चीज, जो भारत में 78 जो न्यूज चैनल है, उस चैनल उसका जो ब्रॉडकास्टिंग जो एक उस बॉडीज में उनको एज ए प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ न्यू फ्रीडम ऑफ फेडरेशन में उनको 78 चैनल में उनको एज ए प्रेसिडेंट चुना गया था। तो 78 जो चैनल है, उस सारे चैनल का जो एडिटर इन चीफ है, सब मिलकर जब एक अर्नब गोस्वामी को चूज किया जाता है, उनको चुनाव में उनको उस प्रेसिडेंट पद के लिए जब चुनाव किया था, उसका अंदर तो कुछ है। आज महाराष्ट्र में जो चीज दिखाई दिया है जर्नलिज्म में, ऊपर अरेस्ट किया गया है। लोगों अलग अलग तरीके से अपना न्यूज चैनल को पोर्ट्रेट करता है। अर्नब गोस्वामी ने भी अपना पालघर में जो 2 साधु को हत्या, सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर, माफिया का जो खेल, ये सब चीज के ऊपर जब उन्होंने अपना जर्नलिज्म में अपना कॉलीग के साथ एक नया मैसेज देने की कोशिश, शायद उसमें कुछ उनका तरीका अलग हो सकता है, वो उस चैनल का वो स्टाइल है, अलग अलग चैनल का अलग अलग स्टाइल से वो अपना न्यूज प्रस्तुत करते हैं। आपको पसंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका शत्रु है। हाँ। कुछ ये जो शेखर कुमार घोष हैं, ये फोटो जर्नलिस्ट हैं और पूर्वोत्तर भारत से ही हैं, और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और यहाँ पर भी हम लोगों का ये मंच देना कि आखिर अर्णव जी की इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा अर्णव जी की जो जीवन परिचय है। तो देश के सामने वो जीवन परिचय भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, कोर्ट में मामला है। उस वक्त देशवासियों को कोर्ट पर विश्वास करते हुए, और आज फैसला भी हो गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है, और वो सुरक्षित है फैसला। और फैसले में क्या है वो कोर्ट जब बताएगा, उसके बाद उस पर चर्चा की जा सकती है कि कोर्ट का फैसले का सम्मान भी करेंगे या ये आगे अर्णव जी के जो वकील हैं वो आगे जा सकते हैं।